मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सारे के सारे आपको रिविजन उनका देखने को मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले आपके सामने जो है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है वो रिन्यूएबल है। साथ के साथ मैं आपको एक बात बताऊं, ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, मस्ट है, जरूर से ज्वाइन कर लेना। सारे विद्यार्थी आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो इनमें से कौन सा संसाधन है वो रिन्यूएबल है। कौन सा संसाधन रिन्यूएबल है आपके सामने? सौर ऊर्जा। अब आपके सामने दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनकी आप फिर से ऊर्जा का निर्माण कर सकते हो। जैसे सौर ऊर्जा है, वो असीमित काल तक रहने वाली ऊर्जा है जो जल्दी सी खत्म नहीं होगी। समझ में आ गया? तो ऐसे सौर ऊर्जा के प्रकार जो प्राकृतिक हो और प्राकृतिक में असीमित मात्रा में प्राप्त हो आपको, उसको क्या कहा जाता है? अक्षय ऊर्जा स्रोतों के नाम से जाना जाता है। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं आपके सामने? अनवीनीकरण भी जिनको बोला जाता है, वो वाले आपके सामने ऊर्जा संसाधन जो सीमित मात्रा में आपके सामने, आपकी पृथ्वी पर, आपके भूगोल पे, आपके जो आपके आसपास जो मौजूद होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। इनमें से अब आपके सामने क्या कोयला है, वो सीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में। तो कोयला आप सबको पता है हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में मौजूद है। ऐसे ही पेट्रोलियम और ऐसे ही प्राकृतिक गैस, ये आपके सामने कुछ सीमित मात्रा में है। ये आज नहीं तो कल क्या हो सकते हैं? खत्म हो सकते हैं। लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो आपके सामने असीमित मात्रा में आपके सामने पृथ्वी पर मौजूद होती है। सौर ऊर्जा है, सूर्य का जितने दिन अस्तित्व है इतने दिन सूर्य की किरणें आती रहेंगी और इतने दिनों में क्या होगा? सौर ऊर्जा का निर्माण होता रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है, वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाला है, विश्व में सबसे ज्यादा उपजाऊ दोमट मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो कहां पर पाई जाती है? भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, दोमट मिट्टी होती कौन सी है? दो दोआबों के बीच में जो मिट्टी पाई जाती है उसको दोमट मिट्टी कहा जाता है। अब आप कहोगे कि सर दोआब क्या होते हैं? दोआब होते हैं सर दो, आपके सामने जो दो नदियों के पार्ट होते हैं। समझ में आ गया? एक ये आपके सामने जो तटबंध है, दूसरा तटबंध है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको दोआब क्षेत्र बोला जाता है। मतलब ऐसे समझ लो, दो नदियों के बीच के क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसको दोआब के नाम से जाना जाता है। जो नदियां हैं वो आपको क्या करती है? आपके सामने हिमालय हो गया या फिर जहां से पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, वहां से जो मिट्टी है वो अपने साथ लाती हैं और मैदानी क्षेत्रों में छोड़ देती हैं। ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपके सामने क्या है? उपजाऊपन देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन होता है। उदाहरण स्वरूप बताऊं, गंगा के मैदान, गंगा के जो मैदान है वो आपके सामने दोआब मिट्टी के ही क्या है? एक बहुत अच्छे उदाहरण है। तो सबसे ज्यादा दोमट मिट्टी वो कहां पर पाई जाती है? भारत में सबसे ज्यादा दोमट मिट्टी है वो पाई जाती है। इसका उदाहरण चाइना भी हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कहां पर पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। अच्छे से समझ में आ गया आपको ये वाला सिस्टम क्या होता है दोमट मिट्टी का? अगले वाला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख कारण क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसके प्रमुख क्या क्या कारण होते हैं, किस प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। अच्छे से समझेंगे। प्रमुख कारण क्या है भाई, किस कारण से फैलता है अपने को ये बताना है, प्रभाव नहीं बताना है। यहाँ पर पहला है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रभाव है। समझ में आ गया? ओजोन क्षरण ये भी प्रभाव है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे और ध्वनि प्रदूषण। तो आपके सामने जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, इससे जल प्रदूषण देखने को मिलता है, ओजोन क्षरण देखने को मिलता है और ध्वनि प्रदूषण प्रभाव के स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन होता किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, जैसे कि अपनी पृथ्वी है, समझ में आ गया? पृथ्वी पे सूर्य की किरणें आती हैं, है ना? ओजोन परत द्वारा उनका क्या चाहता है, काफी जो यूवी रेडिएशन उनको वहीं पे रख दी जाती है और बाकी की सीधी पृथ्वी पर हमारे टकराती है। अब पृथ्वी एक ये समझ लीजिए कांच की तरह होती है। यहाँ पर कोई सूर्य की किरण आई, इसको ये वापस रिफ्लेक्ट कर देती है अंतरिक्ष की तरफ। समझ में आया? कोई सूर्य किरण आई, उसको वापस भेज दिया। अब हमारा जो वातावरण है उसके अंदर वायु के
वायु, अलग अलग प्रकार की वायु पाई जाती हैं, उसमें अलग अलग गैस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से कुछ गैसेज ऐसी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, है ना, सीओ हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। ये कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो क्या करती हैं, ये जो ऊर्जा आ रही है, सूरज की जो किरणें आ रही हैं, इनको अपने अंदर समावेशित कर लेती हैं। समावेशित मतलब सूरज की जो ऊर्जा है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। समझ में आ गया? अब क्या होता है, इससे जो वायु है, वायुमंडल वो गर्म रहता है। यह प्रभाव हमारे जो पृथ्वी है उसके लिए सही भी है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो सारी की सारी सूर्य किरणें वापस लौट जाएंगी, और जो हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो दिन में गर्म रहेगा और शाम के समय एकदम ठंडा हो जाएगा। लेकिन वायुमंडल का जो तापमान है उसको स्थिर रखने में सहायक होती है। लेकिन अब क्या होने लगा, जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा होने लग गई वायुमंडल में। तो इससे क्या, जो पहले थोड़ी मात्रा में ऊर्जा संरक्षित करती थी, अब ज्यादा गैसेज है तो ज्यादा करने लगी। इससे क्या, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग गया। इसी को क्या कहता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और जो इस प्रभाव को फैलाने में सहायक होते हैं गैसेज, उनको क्या कहा जाता है, कार्बन, उन्हीं को क्या, ग्रीन हाउस गैसेज के नाम से जाना जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। ये कुछ आपके इसके कुछ प्रमुख उदाहरणों में से एक है। 1997 में अपनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया वो किससे संबंधित है आपके सामने? जलवायु परिवर्तन से है। तो 1997 में क्योटो नामक जगह थी, वहां पर एक क्या क्या, जैसे भारत में आपके सामने दिल्ली है ऐसे समझ लो, वहां पर क्योटो में एक समझौता किया गया, सारी दुनिया के लोग बैठे, उन्होंने क्या बात की कि जलवायु, जो हमारा जलवायु है, परितंत्र है, उसमें जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है इसको हमें नियंत्रित करना पड़ेगा। इसी को क्या कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इसको ये कहां पर निश्चित किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से कर लेना, आपके सामने पर्सन देखने को मिलने वाला है। अगला शब्द है फूड वेव। शब्द किससे संबंधित है? तो एक अगला क्या है, फूड वेव शब्द किससे संबंधित है? अपन समझेंगे फूड वेव है। अब फूड वेव क्या होता है, परितंत्र से संबंधित है। समझेंगे अपन फूड वेव होता क्या है। जैसे कि आप एक छोटी सी चीज देखो, आपने क्या किया, आपने आपने क्या किया, आपका कोई एक जंगल वाली जगह थी, आपका खेत था, आपने वहां पे फसल बोई। समझ में आया? तो किसकी फसल बो दी, मान लो किसी की बो दी हो आपने, कोई भी एक फसल, मान लो बाजरे की, गन्ने की फसल, किसी की मान लो। तो वहां पर आपने गन्ने की फसल या कोई भी घास फूस उगा दिया, उग गया। अब उस घास फूस को चरने के लिए क्या, एक हिरन वहां पर उसको चरने के लिए आया। अब हिरन ने क्या कर लिया, उस घास को चर लिया। समझ में आया? घास ने चल लिया। अब हिरन क्या जा रहा था, बाहर की तरफ विचरण करने जा रहा था, घूमने की तरफ जा रहा था। तो शेर ने उसको देखा और शेर ने उसको क्या कर लिया, हिरन का उसका शिकार कर लिया। समझ में आ गया? हिरन का शिकार किसने कर लिया, शेर ने कर लिया। अब क्या हुआ, शेर ने उसका शिकार किया, ऐसे शेर का जीवन काल है भाई, वो पूरा हो गया, बूढ़ा शेर था। थोड़े दिन में, साल दो साल में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जैसे उसकी मृत्यु हुई तो चील और गिरदों ने उसको क्या कर लिया, खा लिया। अब क्या हुआ, चील और गिद्ध है भाई, उसकी भी उम्र होती है, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उसको किसने खाया, जो आपके सामने जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, जो मतलब किसी भी अपशिष्टों को खत्म करने के लिए कार्य करते हैं, उनको खा लिया। तो ये एक पूरी की पूरी क्या होती है, फूड वेव होती है, जिसमें सबसे नीचे आपके सामने आते हैं जो घास हो गई, फूस हो गई, ये पेड़ पौधे आते हैं। फिर आपके सामने इनको खाने वाले चीजें होंगी, जैसे इंसान हो गए, भेड़ बकरियां, ये हो गई शाकाहारी आ गई। फिर क्या आते हैं, मांसाहारी आते हैं। फिर इससे ऊपर कौन से आते हैं, इनको खाने उभयचर, जो आपके सामने ये आता है। इसको पूरे का पूरे तंत्र होता है, इसको फूड वेव के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा का पूरा तंत्र है वो इसी प्रकार से चलता रहता है, पूरी की पूरी साइकिल में चलता रहता है। और ये हमारे पूरे परितंत्र को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अब एक बात सोचो, आपके घर में क्या है, एक बिल्ली है। समझ में आ गया? तो जैसे आपको एक उदाहरण दिया जाता है भाई, अगर खेत है, खेत होंगे आप सभी के, खेत में अगर बहुत ज्यादा चूहे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका खेत का नुकसान हो जाएगा, वो फसल नहीं उगने देंगे। और अगर चूहों को मारने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, सांप की जरूरत होती है। सांप अगर होगा तो इससे आपके चूहे भी नियंत्रित रहेंगे और आपके सामने क्या है, परितंत्र चलता रहेगा। तो ये कुछ उदाहरण होते हैं परितंत्र के, जिससे पूरे की पूरी जो अपना पृथ्वी है उस पर सारी सारी साइकिल चलती है। उसी को किस नाम से जाना जाता है, फूड वेव के नाम से जाना जाता है। चलो, सारे आपके 5 एमसीक्यू से मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। अगला है संसाधनों को कौन से होते हैं। संसाधन है
दो प्रकार के होते हैं आपके सामने। कौन से होते हैं? नवनीकरण और गैर नवनीकरण। समझ में आ गया आपके सामने? गैर नवनीकरण आपके दो प्रकार के संसाधनों में वर्गीकरण किया जाता है, वही रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो वर्गीकरण जो नवनीकरण वाले कौन से उदाहरण जो आपके सामने संसाधन होते हैं, वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग, कौन से दो उदाहरण है? नवनीकरण और गैर नवनीकरण। नवनीकरण में कौन से होंगे? वही आपको जो उदाहरण बताया था, जो ऊर्जा के जो संसाधन है सीमित मात्रा में मौजूद होते हैं, उसको नवनीकरण ऊर्जा संसाधनों के नाम से जाना जाता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ये सब हमारी पृथ्वी पर कितनी मात्रा में पाए जाते हैं? सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इनको नवनीकरण ऊर्जा संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अगला है मृदा अपरदन को रोकने की एक प्रमुख विधि क्या होती है? तो मृदा है आपके सामने, मिट्टी है, उसका अपरदन, वो उसका कटाव हो रहा है, उसको अपन किस प्रकार से रोक सकते हैं? तो कौन सी विधि होती है? सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? आप अपने है यहाँ पर किसका निर्माण कर सकते हो? आप वृक्षारोपण कर सकते हो। समझ में आ गया? वृक्षारोपण क्या होता है? वृक्षारोपण क्या होता है? आप बहुत सारे पेड़ों को लगा सकते हो। अब एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा आपको। बारिश का मौसम है, आपको क्या है, कहीं से आपका घर का पास का पानी निकलता है, वहां पर मिट्टी होनी चाहिए, वहां पर देखना एक घास, थोड़ा सा घास उगा होगा। तो जैसे मिट्टी की उस पानी उसके पास से गुजरेगा, तो घास के पास से तो खड्डा हो जाएगा, और जहां पर घास था वहां पर वो जमीन है ऐसी की ऐसी बची रह जाएगी। देखना आप अपने आसपास इस चीज को, उदाहरण को देखना, आपको पता चल जाएगा। तो ये किसका उदाहरण है? इससे क्या हुआ, जो मिट्टी है उसके कटाव से बचता है अगर वृक्ष लगे होते हैं वहां पर। तो वृक्षारोपण से आप क्या कर सकते हो? मृदा अपरदन को रोक सकते हो। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हो? सीढ़ी नुमा खेत। सीढ़ी नुमा खेत कौन से होते हैं? भाई पहाड़ी क्षेत्र हो गया, या फिर ऐसा क्षेत्र हो गया जहां पर जमीन ढलान की तरफ है, तो वहां पर आप यहाँ सीढ़ी नुमा खेत बना सकते हो इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो, पानी यहाँ पर रुक जाएगा, फिर वो उससे अगले वाले खेत में चल जाएगा, उससे वाले खेत में। इससे क्या है, आपके सामने जो एक साथ पानी जो नीचे की तरफ जाता था वो रुक रुक कर आएगा, तो पूरी स्पीड से नहीं आएगा, और खेतों को जो भूमि है उसका कटाव भी नहीं होगा। समझ में आ गया आपके सामने? और आप क्या कर सकते हो, जो जुताई है उसको इतने व्यवस्थित तरीके से कर सकते हो ताकि जो वर्षा, जो आपके सामने मृदा अपरदन है, मिट्टी का कटाव है, वो कम से कम देखने को मिले। समझ में आ गया? अगले वाला उदाहरण, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। विश्व में सर्वाधिक लो आयरन ओर का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो पूरी दुनिया में बात करें तो सबसे ज्यादा जो लो है कि अयस्क निकलते हैं, आयरन के ओर निकलते हैं, वो कहां पर निकलते हैं? कौन से देश में निकलते हैं? ऑस्ट्रेलिया देश में निकलते हैं। कौन से देश में निकलते हैं? ऑस्ट्रेलिया जो देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उसके अंदर सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपके सामने? और भारत में लोहे का उत्पादन कहां पर निकलता है? कौन सी पट्टी के अंदर निकलता है? कौन से पठार में निकलता है? आप मुझको इस चीज के बारे में जरूर से बताना। अगले वाला प्रश्न है, ओजोन परत का क्षय कौन सी गैस के कारण होता है? तो ओजोन परत है, पहली बात तो ओजोन परत क्या कार्य करती है? ओजोन परत एक छतरी की तरह कार्य करती है हमारी पृथ्वी पर। कैसे? जैसे छतरी होती है एक, ये जैसे छतरी मान लो। अब छतरी का क्या कार्य है कि बारिश आती है तो उससे क्या करती है, वो बारिश आती है तो उससे हमें बचाव करती है। उसी तरीके से ओजोन परत है, उसका क्या कार्य है? जो अपनी सूर्य की किरणें होती है उसमें यूवी रेडिएशन होती है, पैरा बैंगनी किरणें होती हैं। पैरा बैंगनी किरणें क्या होती हैं? ये हमारे शरीर के लिए सहायक भी होती हैं, लेकिन कुछ खतरनाक पैरा बैंगनी किरणें होती हैं, अगर वो सीधे हमारे त्वचा पे लगे या सीधे अगर हम उनके संपर्क में आ जाएं तो हमें कैंसर हो गया, आंखों से मोतियाबिंद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, मतलब वो खतरनाक होती हैं। तो इनको रोकने के लिए पृथ्वी पर हर चीज की प्राकृतिक रूप से बनाई गई है, तो वो क्या है? ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन परत का क्या कार्य है? ओजोन परत का, ओजोन परत क्या कार्य करती है? वो जो पैरा बैंगनी किरणें होती हैं जो खतरनाक, उनको अपने पास रख लेती है, और जो सही सही होती हैं, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनको पृथ्वी पर भेज देती है। वो हमारे लिए नुकसान नहीं, दायक नहीं, फायदेमंद होती है। ये तो होती है ओजोन परत। समझ में आ गया? अब कौन सी गैस से उसको क्या होता है? नुकसान हो जाता है, उसमें छेद है वो होने लग गया है। तो कौन सी गैस से? सीएफसी से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मतलब जो आपके इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन फुल फॉर्म होती है, जो आपके सामने रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गई, इसके अंदर इसको ठंडा करने के लिए आपको जिस गैस का उपयोग किया जाता है उसको सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। और ये गैस है हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, ओजोन परत को काटने का काम किया है। जो अंटार्कटिक महाद्वीप है उस पर सबसे पहले ओजोन परत है, उसका जो छिद्र है वो देखने को मिला था। अगले वाला प्रश्न है,
पेरिस समझौता आपके सामने किससे संबंधित है? जलवायु समझौते से संबंधित है। किस वाय से संबंधित है? जलवायु समझौते से संबंधित आपका पेरिस समझौता। तो ये आपके सामने कुल जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे, छोटे वाले प्रश्न सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। अच्छे से इन प्रश्नों का रिवीजन कर लेना। आगे यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। धन्यवाद।